In this video we are going to study about the graphs. Clear? In the last video I have told you the variety of graphs, in which you have seen that there are three types of graph, that is your increasing curve, increasing graph, decreasing graph, as well as the constant graph. So inside the increasing graph you have seen that the slope of that graph is always greater than 0, that is always positive. In case of decreasing graph, the slope of that graph is always be negative, that is always be less than 0. And in case of constant graph, the slope of the curve was your 0. ये बात समझ में आ रही है? In the next series of this one, we are going to study about the graph. But now we have some aim कि ग्राफ भाई किसके किसके बीच में पढ़ना, क्योंकि जब भी ग्राफ होगा हमारे पास दो एक्सिस जरूर होगी. पिछले जो ग्राफ बताए वहाँ पर मैंने एक एक्स एक्सिस ली और दूसरी कौन सी ली थी, आपकी वाई एक्सिस ली थी. सिमिलरली यहाँ पर ये we are going to study about the graph. So we have three cases. In three cases we have to study about position versus time graph, velocity versus time graph और acceleration versus time graph. ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास तीन ग्राफ को क्या करना है, अपने को ये रीड करना है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और कौन सा पढ़ना है हमको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ना है. इसमें से एक ग्राफ है जो इस साल के सिलेबस से क्या कर दिया गया, आपको ये रिमूव कर दिया गया है. तो यहाँ पर अपने को पोजीशन वर्सेस टाइम करो नहीं पढ़ना. तो जो भी पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम करो पढ़ना और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम करो पढ़ना. ये जो रिमूव किया गया इसको मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, और देखना कितना देर का टॉपिक था जो इसको सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया. ये बात समझ में आ रही है? सो वन बाई वन हम सारे ग्राफ्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ये तो यहाँ पर सबसे पहला ग्राफ जो पढ़ेंगे किसके किसके बीच में, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी एक लिंक अपन ने मिस किया तो शायद अगला समझ में हमको वापस ना आए. हाँ, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अपन इसके न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, इसके और इसके लगा लेंगे, इसके न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे. लेकिन ग्राफ में इन सारे ग्राफ्स को क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा. ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला कौन सा ग्राफ है आपका, ये दैट इज योर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. क्लियर? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. पोजीशन को अपन एक्स बोल देते हैं और टाइम को क्या बोल देते हैं अपन, यहाँ पर ये टी बोल देते हैं. ये बात समझ में आ रही है? ये किसके किसके बीच में कर्व हो जाएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व. ग्राफ को कर्व भी बोलते हैं. ये बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास कुछ केस है. क्लियर? तो फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर आपका, ये इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, पोजीशन का मतलब क्या है, ध्यान समझना. ये पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, पोजीशन का मतलब आपका ये डिस्टेंस भी हो सकता है. ये तो यहाँ पोजीशन का मतलब क्या रहेगा, तो उसको अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे. तो पहला केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किस में है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, तो आपने एक चीज़ पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती. मतलब टाइम तो बढ़ता जाता है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है कि सपोज यहाँ पर हमको ग्राफ खींचना है, किसके किसके बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में क्या करना है, अपने को ग्राफ खींचना है. दैट इज द पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व. क्लियर? और यहाँ पर कैसा आपका ये ऑरिजिन है. सपोज जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस पर दिखाई दिया. मतलब पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर. जब मैंने देखना शुरू किया मतलब t = 0 पर उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर. फिर इसके बाद मैंने 5 सेकंड बाद देखा, फिर से वही दिखाई दिया. 10 सेकंड बाद देखा, फिर से वही दिखाई दिया. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, टाइम तो बढ़ रहा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही. मतलब इसको बहुत ध्यान समझो इस तरीके से. यहाँ पर मैं एक केस डेवलप कर रहा हूँ. वो केस कैसा है कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखा, जब पहली बार देखा तो टाइम की शुरुआत हुई आपके लिए, और टाइम कितना हो गया, t = 0. सपोज ऑब्जेक्ट के पास कुछ डिस्टेंस थी और वो डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 5 मीटर. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उस टाइम तक, जिस टाइम पर आपने ऑब्जेक्ट को देखा उस टाइम तक ऑब्जेक्ट टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, ये 5 मीटर कर चुका था. इसको 0 मीटर भी ले सकते. ये बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर अपन का टाइम गया, तो टाइम = कितना हो गया आपको, ये सपोज 5 सेकेंड हो गया. तो चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पर पोजीशन कितनी, यहाँ भी अगेन कितनी है, 5 मीटर. फिर टाइम को थोड़ा सा और क्या कर दिया अपन ने, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, दैट इज योर 10 सेकेंड. तब भी पोजीशन कितनी है आपकी यहाँ पर, ये 5 मीटर. मतलब टाइम बढ़ता चला जा रहा है, पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहे हैं. तो अगर अपने को यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पिक करने को, ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो अगर अपने को यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पिक करने हो तो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से पिक करेंगे. तो यहाँ x की जगह t और y की जगह x. अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 3, 5,
तो यहाँ पर 3 किसकी वैल्यू है, t की, और 5 किसकी वैल्यू है यहाँ पर ये x की, क्योंकि पहले किसकी वैल्यू आती है x एक्सिस की, बाद में किसकी आती है y एक्सिस की। वो बात दूसरी की y एक्सिस में मैंने x को ले रखा है, तो उससे अपने सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जब ऑब्जेक्ट इस जगह था a पॉइंट पर, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना था, तो द कोऑर्डिनेट वाज योर 0,5। जब ऑब्जेक्ट b पॉइंट पर पहुंच गया तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका ये 5,5। जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर पहुंच गया तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 10,5। अपन इन सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो टाइम चेंज हो रहा है 0, 5, 10, तो यहाँ 0 है ये, यहाँ 5 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने 10 ले लिया, और यहाँ पर 0 है ये पोजीशन, यहाँ पर कितना ले लिया मैंने ये 5 ले लिया। तो अब एक चीज यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब 0 था टाइम, तब पोजीशन कितनी थी 5, तो 0,5 यहाँ पर आएगा ये। फिर अगला 5,5 भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट कौन सा 10,5 यहाँ पर आ गया। सबको मिला दो तो ये क्या आ गया आपका ये, दैट इज द कर्व बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। कब, जब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा आपका ये रेस्ट में रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये कि यहाँ पर अगर इस कर्व का स्लोप देखोगे, ये कौन सा कर्व है, एक तरीके से कांस्टेंट कर्व है। क्यों कांस्टेंट कर्व, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा लेकिन पोजीशन हर बार क्या है यहाँ पर आपकी कांस्टेंट है। एक एक्सिस को बढ़ा रहे हैं, दूसरी एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये कैसा है आपका कांस्टेंट कर्व। और कभी भी पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व में अगर इस तरीके की लाइन मिल जाए, ये लाइन कैसी, जो कि टाइम एक्सिस के कैसी आपकी ये पैरेलल है, तो दिस इज द लाइन विच इज व्हाट, विच इज पैरेलल टू क्या है आपकी यहाँ पर आपकी ये टाइम एक्सिस है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है आपका ये रेस्ट पे। ये बात समझ में आ रहा है। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या आपको स्टडी करनी। मतलब क्या ये, अभी पोजीशन और टाइम के बीच में ढेर सारे ग्राफ खींचूंगा, तो अगर कहीं पर भी एक ऐसी लाइन दिख जाए जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट किस में जा चुका है आपका ये रेस्ट में जा चुका है। ये बात समझ में आ रहा है। सेकेंड क्या है आपका ये, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी हो गई यहाँ पर आपकी ये कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब अगर हमें इसके पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना हो, हियर द पोजीशन एंड हियर इज व्हाट, हियर इज द टाइम, हमें इसकी पोजीशन और टाइम के बीच में क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इसका केस बनाते हैं। तो सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी थी, 0 थी। फिर जब यहाँ आ गए तो t इज इक्वल टू 5 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर जब यहाँ आ गए तो t इज इक्वल टू 10 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई। तो देखो क्या ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है क्या। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा 5, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया इसने 10, फिर यहाँ से यहाँ भी टाइम कितना लगा 10 - 5, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, अगेन 10 ट्रेवल किया। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं किसमें आपको ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बात समझ में आ रही है। और अगर इक्वल डिस्टेंस चल रही है आपकी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब ये किस में है आपको यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये जो भी केस है ये यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा इसका ये 0,0, यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आएगा 5,10, यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका 10,20 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है। तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा 10 लिखा, और यहाँ पर 10 लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ये 20 लिख दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इनको प्लॉट करना है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट 5,10, तो 5,10 यहीं पर आएगा कहीं। तीसरा कोऑर्डिनेट 10,20, तो 10,20 कहीं यहाँ पर आएगा ये। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मिल गए आपकी। ये बात समझ में आ रही है। जब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मिल गए तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे अपन, मिला देंगे। ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। अब ये ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है, क्योंकि टाइम के बढ़ने पर पोजीशन भी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। और पोजीशन को किससे डील कर सकते हो आप, ये दैट इज जो डील कर सकते हो उसको डिस्टेंस से भी, और डील कर सकते हो उसको डिस्प्लेसमेंट से भी। इसको भी जस्ट थोड़ी देर में बताता हूँ कि किस तरीके से इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको क्या करना है, ये डील करना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये कहा जाता है कि अगर इस तरीके से कभी भी ग्राफ आ जाए पोजीशन और टाइम के बीच में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस मोशन में है आपका ये, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन में है ये। और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी यहाँ पर आपकी है,
कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है आपका 0 है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने यूनिफॉर्म मोशन का केस आपको बताया था। ये बात समझ में आ रहा है। और ये ग्राफ कैसा आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, और अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसका स्लोप निकालोगे तो 0 से बड़ा मतलब हमेशा कैसा आएगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया, दैट इज योर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है तो देखो टाइम के बढ़ने पर पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही। टाइम के बढ़ने पर पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही। आप यहाँ थे थोड़ी देर बाद आगे चले गए और आगे चले गए तो डिस्टेंस आपकी क्या होती जा रही, बढ़ती चली जा रही। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यूनिफॉर्म मोशन का ये भी ग्राफ होता है बच्चा, यहाँ पर ये पोजीशन है और यहाँ पर क्या आपका टाइम है। और अगर ग्राफ इस तरीके से आ जाए, मतलब है स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन दोनों स्ट्रेट लाइन में और इसमें डिफरेंस है। ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के कैसी पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाए तो ये भी किसका हो गया, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो पोजीशन क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही। अब टाइम बढ़ाने पर क्या कम हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट की कौन सी क्वांटिटी कम हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी कम हो सकती है, और वो कौन सी क्वांटिटी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है। अगर टाइम बढ़ाने पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा, कम हो सकता है। कैसे, आप घर से निकले 1 बजे, आप स्कूल पहुंचे 2 बजे और स्कूल से घर आए आप 3 बजे। ये बात समझ में आ रहा है। और आपके घर से स्कूल कितना है, 10 किलोमीटर। तो टोटल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 और 10 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो टाइम तो बढ़ता रहा ना, 1 बजे से 2 बज गए, 2 बजे से 3 बज गए, डिस्टेंस तो बढ़ी रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया। तो अगर कभी भी ये कर्व इस तरीके से आता है आपका ये, तो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा ये लेस देन 0 होगा। जब स्लोप लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही थी आपकी, ये इंक्रीज हो रही थी, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा था आपका, ये डिक्रीज हो रहा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? थर्ड केस कौन सा बचता है आपका, ये इफ ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो टाइम कुछ होगा, पोजीशन कुछ होगी, कोई रैंडमनेस, मतलब फुली रैंडमनेस होगा, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी वहां पर। ये तो यहाँ पर अगर पोजीशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन को छोड़कर किसी भी रूप में आ जाए, सपोज इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए, तो ये क्या आपका, ये कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन था, ये कैसा कर्व है। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन के नेचर को छोड़कर कर्व के नेचर में आ जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस मोशन में आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इस तरीके से ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीके से ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन। इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। यहाँ पर क्या है, मतलब हाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है आपका, ये दैट इज योर ये फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है आपका, ये दैट इज योर फॉरवर्ड। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका ये ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर बैकवर्ड। ये बात समझ में आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट एक में आगे जा रहा है, एक में पीछे जा रहा है। आगे जा रहा है तब भी डिस्टेंस बढ़ेगी, पीछे आएगा तब भी डिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन जब आगे जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन पीछे आएगा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, ये कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इस नेचर को क्या करो आप अच्छे से देखो, ये ग्राफ से इंपॉर्टेंट ग्राफ से ही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम आपके सामने नोट कर रहा हूँ और एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। बस इस ग्राफ को आपको रीड करना है कि इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है। कुछ कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ मैं, केवल और केवल क्या करना है आपको, इसको ये रीड द करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको ये रीड द कर्व। ये बात समझ में आ रही है। रीड द कर्व में क्या है, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने ये पोजीशन, और यहाँ पर बना दिया मैंने क्या, ये आपका टाइम। क्लियर? सो कैसे कैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इस तरीके से करेक्ट। तो यहाँ पर कैसे रीड करना है इसको, ये ध्यान से देखो। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 सेकेंड, यहाँ पर लिख दिया 10 सेकेंड, यहाँ पर लिख दिया 20 सेकेंड, और यहाँ पर लिख दिया 30 सेकेंड, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ये दैट इज योर 15 मीटर। ये बात समझ में आ रहा। तो ग्राफ में 3 पार्ट है, O, A, B और कितना आपको ये C। ये बात समझ में आ रहा। अब ध्यान समझना है, ये उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जिस ऑब्जेक्ट ने जर्नी कहाँ से शुरू की है, 0 से।
ओ से, ये बात समझ में आ रही है। ओ से ऑब्जेक्ट कहाँ तक गया, ए तक गया। ओ से ऑब्जेक्ट सीधे गया, कहाँ तक पहुंच गया आपका ये ऑब्जेक्ट, ए तक पहुंच गया। ओ में था तो ऑब्जेक्ट का टाइम कितना था, 0, पोजीशन भी कितनी थी, 0, क्योंकि ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, टाइम की वैल्यू भी 0 है, पोजीशन की वैल्यू भी 0। लेकिन जब ए पर पहुंचा तो कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड, और कितनी पोजीशन ट्रेवल कर ली ए पर, इसने 15 मीटर ही। ओ से लेकर ए तक कैसा गया, आगे गया, क्योंकि ये ग्राफ कैसा ग्राफ है आपका, ये दैट इज जो फॉरवर्ड दिखाता है। और कैसा दिखाता है यहाँ पर आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन को भी क्या करता है, आपको दिखाता है। ये बात समझ में आ रहा। जब ए पर पहुंचा तो टाइम कितना हो गया आपका, 10 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये दैट इज योर 15 मीटर हो गई। फिर इसके बाद ए से लेकर बी तक ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में था आपका, ये रेस्ट में था। मतलब टाइम यहाँ पर ए पर बैठे बैठे ऑब्जेक्ट का टाइम बढ़ गया, टाइम 10 से कितना हो चुका है आपका, ये t = 20 सेकेंड हो चुका है ये, और ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ पर है, ओ से कितनी डिस्टेंस पर है आपका, ये दैट इज योर x = 15 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे गया और जाकर रुक गया अगले 10 सेकंड के लिए। फिर अगले 10 सेकंड में देखोगे तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा, मतलब डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब कम होगा, जब ऑब्जेक्ट आगे जाए फिर वापस आए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ पर आ रहा है आपका, ये वापस आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट फिर से घूम के ओ तक आ गया। ओ तक क्यों आ गया, क्योंकि ओ में देखो ग्राफ यहाँ शुरू हुआ है तो पोजीशन कितनी है, 0, और ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी पोजीशन कितनी है आपकी, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0, पोजीशन यहाँ पर भी 0, मतलब फिर से ऑब्जेक्ट बी से कहाँ तक आ गया, ओ तक, और टाइम कितना लग गया इसको, दैट इज 30 सेकंड, और डिस्टेंस फर्दर कितनी ट्रेवल की इसने, 15 मीटर, मतलब जाने में टोटल कितना कवर किया, 15 मीटर, लौटने में टोटल कितना कवर किया, 15 मीटर। कोई कहे कि इस पूरे ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 15 + 15 30 मीटर। कोई पूछे इस ग्राफ में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से गया, ओ को ही वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी टोटल, यहाँ पर ये 30 मीटर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, ये दैट इज योर 0 मीटर। ये बात समझ में आ रहा। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब, आप अपने घर से निकले, करेक्ट, आप घर से 15 मीटर आगे तक गए, कितने टाइम में, 10 सेकंड में, आराम से गया। फिर आपको ध्यान आया कि आप घर में कुछ भूल गए, तो आप रुक के सोचने लगे, अगले 10 सेकंड तक आप उसी जगह खड़े खड़े सोचने लगे, कुछ भूल गए, फिर आप फिर से वापस के आगे घर को आ गए। ये कुछ वैसा ही ग्राफ, आप घर से निकले 15 मीटर आगे गए, 10 सेकंड वहीं खड़े खड़े आप सोचते रहे, और फिर से लौट के 15 मीटर किधर आ गए आप, ये घर आ गए। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 30, और जब घर से ही निकले घर को ही आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, ये 0 मीटर। तो आई होप इस तरीके के ग्राफ को आप क्या कर पा रहे होगे, रीड कर पा रहे हो। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये हटा रहा हूँ। एक और ग्राफ को क्या करना है आपको, रीड करना, इस तरीके के ग्राफ है आपको ये। इस ग्राफ को भी क्या करना है आपको, रीड करना। इस ग्राफ में क्या हुआ है, ओ से ग्राफ गया ए से गया बी से गया सी से गया डी। इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने किस तरीके से ट्रेवल किया, तो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना कहाँ शुरू किया, ओ से ही ग्राफ शुरुआत हो रही, मतलब टाइम भी 0 और पोजीशन भी कितनी यहाँ पर आपकी है, 0। इसका मतलब ओ पॉइंट पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था कहीं पर ही, यहाँ पर टाइम भी 0 था और पोजीशन भी कितनी थी आपकी, 0 थी। ओ से ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ क्या शो करता है, फॉरवर्ड, और ये क्या शो करता है, बैकवर्ड। तो ओ से ग्राफ क्या हुआ आपका, आगे तक गया, कितने टाइम तक के लिए, 5 सेकंड के लिए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, टोटल 10 मीटर। तो ओ से ऑब्जेक्ट कहाँ तक गया आपका, ये यहाँ तक आ गया, ये आपका दैट इज योर ए तक आ गया। तो टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये दैट इज योर 5 सेकंड, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, ये दैट इज योर 10 मीटर। मतलब जब ओ से ए में इसने फॉरवर्ड जर्नी की है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इसने, ये 10 मीटर ट्रेवल की। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो अगर ए से लेकर बी तक देखोगे तो ए से लेकर बी तक भी अगर ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। और वापस आने के बाद अभी भी ऑब्जेक्ट वापस ही आ रहा है ये, और फर्दर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। मतलब क्या, ध्यान समझना है, बी वो पॉइंट है जहां पर पोजीशन 0,
यहाँ पर भी पोजीशन 0 है, यहाँ पर भी पोजीशन 0 है, और यहाँ पर भी पोजीशन क्या है 0, मतलब ओ बी और डी सेम पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट ए से क्या करने लगा आपको, ये वापस आने लगा, वापस आया ही था, पोजीशन 0 तक आया, मतलब किस पॉइंट तक आ गया, बी पॉइंट तक। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया इसने लौटते समय, 10 मीटर, और अभी भी लौट ही रहा है ये, और किस पॉइंट तक जा रहा है आपका ये, दैट इज योर सी पॉइंट तक चला है आपका ये। तो यहाँ पर भी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ये 10 मीटर। जब बी पर पहुंचा तो टाइम कितना हो गया आपका, ये 10 सेकेंड, और जब सी पर पहुंचा तो टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये 15 सेकेंड टाइम हो। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद सी के बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, फिर आगे जा रहा, और कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो सी से डी तक में डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, दैट इज जो 10 मीटर है, कितने टाइम में, अगर टी इज इक्वल टू 20 में। तो सी से फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर गया आपका, ये आगे आया, और यहाँ पर डी तक आ गया ये, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया यहाँ पर टोटल आपने ये, दैट इज जो 10 मीटर। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहाँ पर अगर इस ग्राफ में तुमसे कोई पूछे, इस ग्राफ में अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ओ से गया, ये आया, और फिर से ऊपर ही पहुंच गया, इसका मतलब 10 + 10 + 10 + 10 टोटल 40 मीटर डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आपकी है, दैट इज योर 40 मीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पूछे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो भाई जहां से चला x = 0, b पर भी x = 0, और d पर भी x = 0, जहां से चला वहीं आ गया। कैसे, आप 10 मीटर आगे गए, 20 मीटर पीछे आए, फिर 10 मीटर आगे गए, तो ओवरऑल आप वहीं पर हो जहां से चलना शुरू किए थे, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका ये, दैट इज योर 0। अब मैं आपसे ये पूछ सकता था कि टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है, टोटल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 40 मीटर। टोटल जर्नी में टाइम कितना लग रहा है आपका, ये 20 सेकेंड टाइम लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर आपका, ये 20 सेकेंड लग रहा है। तो अगर आपसे कोई ग्राफ ड्रॉ करके पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, 40 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर यहीं से कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी है, दैट इज योर 0 डिवाइड बाय 20, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वो सेक्शन था जो इस साल आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इतना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो इसको पढ़ा दिया हूँ मैं, और फर्दर इसमें मैं आपको क्या करूँगा ये कि दैट इज योर, इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स अपन नहीं लगाएंगे। ओके ओके, ऑन कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज द कर्व बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्लियर। और यहाँ पर भी कुछ वही केसेस है जो शायद डिस्टेंस या पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व में अपन ने क्या किया था, उसको स्टडी किया। तो पहला यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। टाइम भाई वेलोसिटी 0 का मतलब इस एक्सिस में टाइम 0 था तब भी वेलोसिटी 0, टाइम 5 हो गया तब भी वेलोसिटी 0, टाइम 10 हो गया तब भी वेलोसिटी 0, टाइम 15 हो गया तब भी वेलोसिटी 0। मतलब अगर ये अगर ग्राफ में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस में, आपके रेस्ट में, मतलब जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस पर ही आ रहा है। बस समझ में आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब सपोज किसी ने कह दिया कि वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर सपोज कितना लिख दिया मैंने, ये 5 मीटर पर सेकंड। अब कोई क्या है टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ा के 10 कर दिया तब भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ा के 20 कर दिया तब भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये ग्राफ अगर इस तरीके से आ रहा है, यही ग्राफ अभी पोजीशन वर्सेस टाइम में आया था तो ऑब्जेक्ट रेस्ट का था। लेकिन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस मोशन में, आपका यूनिफॉर्म मोशन में, उसका एक्सेलरेशन कितना आपका, ये 0। ये बात समझ में आ रही। अब ये दोनों ग्राफ किस में कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो मैंने यही बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चा दो तरीके से होता है। एक पहला जो तरीका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो ये होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एंड द नेक्स्ट वन इज योर इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरिंग। तो दिस इज द वीडियो व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 5 है तो एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि पर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा। सपोज एक्सेलरेशन 5 है और शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, तो अगली सेकंड वेलोसिटी 5 हो जाएगी, अगली सेकंड वेलोसिटी 10 हो जाएगी, अगली सेकंड वेलोसिटी 50 हो जाएगी। मतलब हर सेकंड में 5 का चेंज होता जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन +5 है तो हर एक सेकंड वेलोसिटी +5 होती जाएगी। एक्सेलरेशन अगर -5 होगा तो हर एक सेकंड वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आपकी -5 होती जाएगी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होती जाएगी आपकी, इस तरीके से प्लस और माइनस आपकी होती जाएगी।
तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ आता है, क्लियर, मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ आता है और स्ट्रेट लाइन आता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट में ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट है एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम बीच अभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो यहाँ पर भी अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी घट रही होगी। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन ना बोलकर उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब मेरी स्पीड 60 थी, मैंने ब्रेक लगाया और 10 सेकंड बाद मेरी स्पीड 0 हो गई, तो इसका मतलब 60 से अगले सेकंड वेलोसिटी कम होगी, 10 सेकंड तो लग गया ना, तो इसका मतलब मैंने वहाँ एक्सेलरेशन नहीं दिया, मैंने वहाँ पर क्या दिया, रिटार्डेशन। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव थी और टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने लगी, आपकी ये कम होने लगी। और अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो वेलोसिटी में होने वाला चेंज कैसा रहेगा, रैंडम रहेगा। तो अगर कभी भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कोई भी कर्व आ जाता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा उसका आपका ये वेरिएबल। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो दिस इज द कर्व बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, क्लियर, ओके। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, क्लियर। इन दिस केस, in this we have two cases. The first one क्या है कि if the object is in rest or object is in uniform motion. So I have told you in the previous video that the acceleration of object will be zero in two situations. The first situation is either object be in rest or be it is in your uniform motion. Clear? In both the cases the acceleration of the object is your zero. और अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो भाई टाइम जीरो था तब भी एक्सेलरेशन जीरो, टाइम कुछ और हो गया तब भी एक्सेलरेशन जीरो, टाइम कुछ और हो गया तब भी एक्सेलरेशन जीरो। मतलब यहाँ पर अगर ग्राफ में इसी एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना है टाइम एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना ऑब्जेक्ट का आपका जीरो। द सेकंड क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा आपका कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने 5 कर दी, ये एक्सेलरेशन है यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने 5 कर दी। जब टाइम 5 हुआ तब भी एक्सेलरेशन 5, जब टाइम 10 हुआ तब भी एक्सेलरेशन 5, जब टाइम 20 हुआ तब भी एक्सेलरेशन 5। तो हर समय एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा आपका कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन आपका चेंज होता है तो वहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है और कर्व भी आ सकता है। तो उस केस को नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन है, बस अभी इतना ही पढ़ना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। यहाँ पर क्या है कि अपने को ये देखना है कि अपन ने ग्राफ क्यों पढ़ा। तो अभी हमारे सामने ग्राफ बना के देगा और ग्राफ से हमसे कुछ चीज़ों के बारे में क्या करेगा, पूछेगा। ये बात समझ में आ रहा है। कुछ ग्राफ देगा, कुछ हमसे ग्राफ के बारे में क्या करेगा, पूछेगा। तो जब भी ग्राफ देगा किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में देगा, और जब भी पूछे किसी थर्ड क्वांटिटी के बीच में, थर्ड क्वांटिटी के बारे में पूछेगा, क्लियर। जैसे यहाँ पर जो ग्राफ दिया ए और बी के बीच में दिया हुआ, ये ग्राफ आ रहा है सिंपल सा। कह रहा सी बताओ भाई, ग्राफ दिया ए और बी के बीच में, पूछ किसके बारे में रहा, सी के बारे में। ये बात समझ में आ रहा। तो मैंने सी का फॉर्मूला सोचा। जब सी का फॉर्मूला सोचा तो सी के फॉर्मूले में ए और बी किस में आया, आपके प्रोडक्ट में। ध्यान समझना है इसको। ग्राफ दिया ए और बी के बीच में और पूछ रहा किस क्वांटिटी के बारे में, सी के बारे में। मैंने सी का फॉर्मूला सोचा और सी के फॉर्मूला में ये और ये किस में है, आपके प्रोडक्ट में है। अगर सी के फॉर्मूले में ये और ये अगर प्रोडक्ट में है तो इस ग्राफ से सी तभी निकलेगा जब इस ग्राफ के नीचे का क्या लिया जाए, आपका एरिया। ये बात समझ में आ रहा है। ये ग्राफ के नीचे का एरिया का मतलब ग्राफ के एंड पॉइंट से नीचे वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो, उसके बीच का एरिया निकाल लो। तो अगर इस पूरे का एरिया निकाल दिया जाए तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। कब, ये कब करना है, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या करे, ये कर्व है, ये इस कर्व के नीचे का एरिया है, तो इसको कहेंगे एरिया अंडर द कर्व। कब, जब जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए वो क्वांटिटी अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है तो। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पर, ध्यान समझना है। ग्राफ दिया ए और बी के बीच में, हमको किसके बारे में पूछ रहा, सी के बारे में पूछ रहा। मैंने सी का फॉर्मूला सोचा और सी के फॉर्मूला में निकल गया कि सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। और अगर सी इन दोनों का रेशियो है, सी अगर इन दोनों का क्या है, रेशियो है, तो आपको इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। ये बात समझ में आ रहा है। अब इस थ्योरम का क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। इस पूरे थ्योरम का क्या करेंगे अपन, यहाँ पर यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। टाइम सेकंड में दे रखा है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, क्लियर।
और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, ए से लेकर बी तक जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ ये ए और बी दूसरे, यहाँ ए की जगह कौन है, वेलोसिटी, और बी की जगह कौन है, टाइम। क्लियर। हमसे पूछ रहा है ये बताओ जब ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। गजब बात कर रहा है, ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सोचा, और इन दोनों के टर्म में मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सोचते सोचते पहुंचा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब जिस क्वांटिटी के बारे में हमसे ये पूछ रहा है वो क्वांटिटी इन दोनों का प्रोडक्ट है, और जब भी प्रोडक्ट होगा तो उस क्वांटिटी के लिए हमेशा क्या लोगे आप, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने सोचा, इसको लिखना नहीं है केवल सोचना है, डिस्प्लेसमेंट मैंने सोचा तो क्या निकल के आ रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, एरिया अंडर द कर्व। अब मुझे इस कर्व के नीचे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कर्व यहाँ तक है, इसके नीचे के एरिया का मतलब इस टोटल एरिया को क्या करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है। अब टोटल एरिया क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की ये हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये तो ये शुरुआत से 10 था, शुरुआत से 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये तो दैट इज योर 20, और ये कितना दिया है आपको, ये दैट इज योर 10। तो ट्रेपेजियम की एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है यहाँ पर आपको, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है आपको यहाँ पर, ये 10 + 20, और इनटू हाइट कितनी 5 है। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 15, और 15 × 5 ये आ जाएगा 75 मीटर क्या हो गया इसका आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कैसे निकाल रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। और यही बुक्स में लिखा रहता है मोटी सी लाइन में, बिल्कुल ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर में, बिल्कुल अलग से, ताकि आप रटते रहो क्या, कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। अब रटने वाले रटते रहे इसको, जितने चैप्टर जितने ग्राफ उतनी वैरायटी की लाइंस। अगर एक सिंपल कंसेप्ट को आप सीख जाओ तो आपको यहाँ पर कोई भी हेडलाइन को रटने की जरूरत नहीं। जिस क्वांटिटी के बारे में पूछे, अगर वो क्वांटिटी एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल है तो हमेशा आपको लेना एरिया अंडर द कर्व। और जिस क्वांटिटी के बारे में पूछे, अगर वो क्वांटिटी एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटीज का रेशियो है, रेशियो ऐसा नहीं कि कुछ भी b अपॉन a नहीं लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा, a अपॉन b, मतलब y एक्सिस डिवाइड बाई अगर x एक्सिस वाला रेशियो है तब हमेशा क्या होगा आपको, ये स्लोप ऑफ द कर्व। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर हमसे कह रहा भाई ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। ये अजीब ही कहानी कर रहा है यार, दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, और हमसे पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा। ये बात समझ में आ रही। अब अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिए। तो मैंने एक्सेलरेशन बहुत फोकस किया कि यार एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के टर्म में क्या होता है, तो समझ में आया कि यार एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन जो है एक तरीके से वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है। ये बात समझ में आ रहा। जो थर्ड क्वांटिटी पूछी जा रही है वो y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस है, एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है। तो भाई एक्सेलरेशन लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर थर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट क्वांटिटीज की रेशियो की इक्वल होती है तो उसके निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ग्राफ का हमें स्लोप निकाल लेना, वो ऑलरेडी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन इन क्वांटिटीज का क्या है आपका रेशियो है, और अगर एक्सेलरेशन इन क्वांटिटीज का रेशियो है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या कर देना आपको, ये स्लोप ऑफ कर्व कर देना। अब कर्व का स्लोप निकालने के दो तरीके बताए, या तो m इज इक्वल टू tan थीटा लगा दो, या 2 पॉइंट से पास होने वाला फॉर्मूला जो कि पिछले क्लास में कराया था मैंने, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो इसका मतलब ग्राफ पर आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए, और उन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट भी आपको पता होनी चाहिए। तो ग्राफ पर 2 पॉइंट लो जिनके कोऑर्डिनेट पता है, जैसे a का कोऑर्डिनेट कितना है 5, 10, और b का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 10, 20। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, x1, y1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 5, 10, और यहाँ से आपका x2, y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये दैट जो 10, 20। और अगर हमको स्लोप निकालना तो स्लोप क्या होता है यहाँ पर आपके, ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। ये y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 20, y1 की वैल्यू है 10,
x2 की वैल्यू है 10 और y2 की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो ऊपर से आएगा 10 नीचे से आएगा 5, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरीका है जो ग्राफ से क्या करना है, चीज़ों के इस तरीके से ग्राफ को क्या किया जाता है, आपको ये स्टडी किया जाता है। तो ये जो आज की पर्टिकुलर क्लास है ये अभी तो फिलहाल ग्राफ खत्म नहीं हुआ, एक टर्न लगभग और लगेगा और अगले टर्न में ऑलमोस्ट मैं चैप्टर का लगभग 90% फिनिश कर दूंगा आपको ये। तो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर आप ये डन। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा और यहाँ से कुछ और भी चीजें करने को दूंगा मैं आपको ये, कि जैसे होमवर्क ही कर लेते हैं यहाँ पर ये करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है आपका ये फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, या यहाँ पर एक ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। क्लियर, यहाँ पर एक ग्राफ है अपने पास ये, दैट इज योर वेलोसिटी v वर्सेस किसके किसके बीच में ग्राफ है आपका ये, दैट इज योर टाइम के बीच में ग्राफ। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है भाई, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर मूव किया इस तरीके से चला गया ग्राफ, और फिर मूव किया ये ग्राफ किस तरीके से आ गया आपका ये इस तरीके से आ गया। ये बात समझ में आ रहा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका ये, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी किस में आपकी इन मीटर पर सेकेंड में ही, और टाइम किस में आपका ये इन सेकेंड में। क्लियर, तो यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम 10 हो गया, यहाँ पर टाइम कितना हो गया 20, यहाँ पर टाइम हो गया 30, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया आपका 40, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया आपका 50 हो गया। क्लियर, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे भी क्या कर लिया गया आपका ये बना दिया गया ना, और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, सपोज ये 10 लिख दिया, एग्जैक्टली -10 लिख दिया जो कि नीचे की ओर। ये बात समझ में आ रही है। अब इस ग्राफ में क्या निकालना है आपको, जो भी निकालना मैं बता रहा हूँ। यहाँ O से लेकर A से लेकर B से लेकर C से लेकर D से लेकर क्या है आपका ये E। इस न्यूमेरिकल में बहुत ढेर सारी चीजें कैलकुलेट करें। फाइन, क्लियर। सबसे पहले क्या बताना है आपको, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ तक आपकी है, कि जब ऑब्जेक्ट O से लेकर कहाँ तक गया, A तक गया, तब की डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट O से लेकर A से लेकर कहाँ तक गया, B तक गया, तब की डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट O से लेकर A से लेकर B से लेकर कहाँ तक गया, C तक, तब की डिस्टेंस। फिर यहाँ पर क्या बताना है आपका, ये डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बतानी है आपको। क्लियर, कि डिस्टेंस भी बतानी कि जब ऑब्जेक्ट O से A तक गया तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट भी बताना कि O से A तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना इसने क्या किया, ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में आप कर लो इसको, ये O से लेकर कहाँ तक गया ऑब्जेक्ट A से गया B से गया C से गया D। फिर यहाँ पर फिफ्थ में आते हैं ये, तो ये गया O से A से B टू C टू D टू कहाँ तक आ गया E, मतलब कंप्लीट जर्नी। टोटल इसके 5 क्वेश्चंस बने, ये 5 क्वेश्चन डिस्टेंस के, 5 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद इसी जर्नी में आपसे पूछेगा ये एवरेज स्पीड कितनी है, और इसी जर्नी में क्या पूछेगा आपसे, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी। सेम टोटल सारे केसेस में बताना डिस्टेंस कितनी है, सारे केसेस में बताना डिस्प्लेसमेंट कितना है, सारे केसेस में बताना एवरेज स्पीड कितनी है, सारे क्वेश्चन में बताना आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। टोटल 5 पार्ट है, 4 है, तो 4 5 टोटल 20 प्रॉब्लम्स है जो ऊपर लिखी हुई है। 20 अलग अलग प्रॉब्लम है रेफरेंस बुक्स की। ये बात समझ में आ रहा है, इसी सेम प्रॉब्लम। दूसरा क्या है आपका, ये बी में आपको बताना है ये एक्सेलरेशन। क्लियर, अब एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक बताना है, तो O से A तक का बताना है। फिर बताना आपको A से लेकर B तक का बताना है। फिर बताना आपको B से लेकर C तक का। फिर बताना आपको C से लेकर D तक का। और फिर बताना है आपको ये, दैट इज योर फिफ्थ में आपका D से लेकर E तक का। ये बात समझ में आ रहा है। ये पूरा क्वेश्चन, तो मुझे तो क्वेश्चन पता है मैंने क्या दिया है, तो आप पहले क्वेश्चन देख लो ये। अब इसका सोल्यूशन अपन बारी बारी से करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ये डन। और यहाँ पर कुछ अच्छे कंसेप्ट को भी क्या करेंगे अपन देखते जाएंगे, और इसको क्वेश्चन को अपन फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम बढ़ रहा, हो सकता है वीडियो सेकंड पार्ट में बनने लगे। इस पूरे को हटा दूं मैं, समझ में आ गया। O से लेके A, O से A से B, O से A से B से C, B से C D, O से लेकर E, और ये टोटल 20 और 25 प्रॉब्लम्स है टोटल, एक सिंगल प्रॉब्लम। और ये रेफरेंस बुक की अलग अलग ऑब्जेक्टिव 25 प्रॉब्लम है जो यहाँ से कुछ भी पूछी जा सकती। ये बात समझ में आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखो ये। अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। इसको जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी को स्पीड समझ लेना, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी को वेलोसिटी ही समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ये, अब ये इसको इसमें आते हैं ये कि O से लेकर A तक में, क्लियर, O से लेकर A तक में अगर हमको डिस्टेंस निकालनी,
क्लियर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा यहाँ पर ही, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो इस और इस एक्सिस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसके लिए आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है, तो आपको ओ से लेकर जो ए तक है इसके नीचे का क्या निकालना है आपको, ये एरिया निकालना। इतने का अगर आपने एरिया निकाल दिया तो ये इतने पोर्शन का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, और इसे क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालो, चाहे क्या निकालो आप, ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों में क्या आ जाएगा आपका ये एरिया अंडर कर्व। और कहाँ तक का एरिया, ओ से लेकर ए तक का केवल नीचे के। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 10, हाइट कितनी 5, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ 10 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। मतलब इसका एरिया अपन ने निकाल लिया, तो इसका एरिया कितना आ गया आपको 25। तो टोटल डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक में कितना ट्रेवल किया, 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहा, 25 मीटर। क्लियर। फिर इसके बाद चलते हैं पूरे में, ओ से लेकर ए से लेकर बी तक में। अब ओ से लेकर ए से लेकर बी तक में आया, ओ से ए से बी, तो टोटल ये करो यहाँ से यहाँ तक आया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछे तो पूरे का क्या निकालना है आपको, ये एरिया निकालना है। तो ऑलरेडी आप आधे का एरिया निकाल चुके हो 25, बस इसका एरिया और निकाल दो, दोनों को ऐड कर देना, तो ओ से लेकर ए से लेकर बी तक का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन रहा है आपको, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी हो गया। ये डिस्टेंस 10 है, 20 माइनस 10, ये डिस्टेंस 5 है, 10 इंटू 5, इसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको, ये 50। तो टोटल कर्व के नीचे का एरिया कितना आ गया, 50 प्लस 25। तो इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, है दैट इज योर 75 मीटर। बस समझ में आ रही है। फिर सिमिलरली हमसे क्या पूछ रहा, ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर कहाँ तक आपका सी तक, मतलब ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी। तो अब आपको टोटल एरिया चाहिए, ये प्लस ये टोटल एरिया अंडर द कर्व करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, जिसके लिए एरिया अंडर द कर्व लेना चाहिए। और हमें कर्व कहाँ तक दिया गया है, ओ से लेकर सी तक, तो इसके नीचे का पूरा क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। इसके नीचे का पूरा एरिया अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो अपने पास ये एरिया केवल इसके एरिया निकाल लो। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी हाइट लेंथ सॉरी इसकी जो बेस है कितना है 30 माइनस 20 10, और हाइट कितनी 5 है। तो इसका भी निकालो, तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा 25। टोटल को ऐड कर डालो, टोटल डिस्टेंस और मतलब ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी तक में जो आपका डिस्टेंस और क्या आ गया यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कितना आ गया आपका 100 मीटर आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, ओ से लेकर ए तक में टाइम कितना लग रहा है, इसको लिखते जाओ। ओ से लेकर ए तक में टाइम कितना लगा, ए तक में दैट इज योर 10 सेकेंड। तो अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 25 और टाइम कितना है 10। अगर कोई पूछे एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 25 अपॉन 10 टाइम। तो इस तरह से वो चारों पोर्शन आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर ओ से लेकर ए से लेकर बी, तो मतलब ओ से लेकर बी तक में टाइम कितना हो गया, इसको लिख लो यहाँ पर, ये t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब कोई पूछे एवरेज स्पीड कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 75 अपॉन 20। कोई पूछे एवरेज डिस्टेंस कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 75 अपॉन 20। तो इस तरीके से इन सारे केसेस का क्या निकाल लोगे आप, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी तक में टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना आया आपका यहाँ पर, ये 100। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई आपकी है, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया आपका, ये दैट इज योर 100 मीटर। अब कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम सी तक में कितना लग रहा है 30 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 30, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 100, और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 30 हो जाएगी। सिमिलरली कोई पूछे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर 100, और टोटल टाइम कितना 30, तो वो भी आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इन सारे केसेस के लिए आपने क्या किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर आपने ये कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक आए हो कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद जब अपन आते हैं ये, सो यहाँ पर देखो क्या है, अब ध्यान से देखना है। अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा चीजों में। अभी तक के सारे केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे, क्योंकि अभी तक का जो एरिया था वो इस एक्सिस के ऊपर के एरिया था। अब इस एक्सिस के क्या आएगा आपका, नीचे के एरिया आएगा। तो भाई एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले यार। हाफ बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 10 इंटू हाफ, ये बात समझ में आ रही है। इसका बेस कितना 10, इसकी हाइट कितनी 10, भाई नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना, ठीक है। बेस कितना 10, हाइट कितनी है 10, तो हाफ 10 इंटू 10 दैट इज योर कितना आ गया आपका 50, और इसका भी आ जाएगा 50। सबका मैंने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया।
अब मुझसे किसी ने पूछा कि जो नेक्स्ट पार्ट है ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी से लेकर डी तक में अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर देखो ये ओ से लेकर ए से लेकर बी तक के सी में ये सी के नीचे का टोटल एरिया ये वाला, और डी तक में डी के नीचे के एरिया मतलब नीचे नहीं, अब नीचे के एरिया मतलब एक्सिस तरफ एरिया, इतना एरिया और, तो अगर इतना एरिया और ऐड कर देंगे इन सब में तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ऊपर की ऑलरेडी डिस्टेंस पता है 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 50, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, मतलब क्या किया आपने सबको ऐड कर दिया, कुछ नहीं सोचा, 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस कितना हो गया 50, तो ये कितना आ गया यहाँ से आपको 150 मीटर आ गया और आपके लिए कोई इशू नहीं रहा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप ये डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में भी एरिया अंडर द कर्व आएगा। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट में अगर एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है तो उसको प्लस लेते हैं, और अगर एरिया टाइम एक्सिस के नीचे तो उसको माइनस लेते हैं। अब बताओ ओ से लेकर डी तक में टोटल एरिया कितना है, ये और ये सब प्लस में ये माइनस में, सबको ऐड करना है, तो क्या लिखोगे आप 25 प्लस 50 प्लस 25 माइनस 50, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में, ये कैंसिल होकर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 50 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। तो आप बता सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 50 डिवाइड बाई 40, और टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी 150 डिवाइड बाई 40। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, तो चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही, टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव आ रही, जब नेगेटिव आ रही तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक तरीके से आप उसको एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में ये होता है। तो जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कोई इशू ही नहीं, सारे एरिया को ऐड ही करना है हमेशा, उसमें सारा इशू ही खत्म। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते समय ये ध्यान रखना है कि अगर एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है तो उसको प्लस में, लेकिन अगर एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है तो उसको किस में लेना, आपको माइनस में लेना। ये बात समझ में आ रही, इतनी कोई प्रॉब्लम डन। फिर इसके बाद आते हैं आप ये यहाँ पर ये, अब कंप्लीट जर्नी की बात कर लेते हैं भाई, ओ से लेकर कहाँ तक चले गए आप, ये ई तक चले गए। तो जब ओ से लेकर आप ये ई तक चले आए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो आपको पता है डिस्टेंस, सबको ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऊपर वाला एरिया कितना 100, नीचे वाला एरिया भी 100 है, तो 100 प्लस 100 होना चाहिए, लेकिन ये माइनस 100 है, 100 माइनस 100 डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 50। तो आई होप इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया। तो मैंने तो रफली इधर उधर लिखा है, आप इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और मुझे लिख के बताओगे आप, ये बात समझ में आ रही है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर ए तक। तो ओ से लेकर ए तक में एक्सीलरेशन निकालना, तो कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 10,5। तो ओ से लेकर ए तक में कोऑर्डिनेट पता है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या हो जाएगा, ये इसको x2, y2 बोल दो, और इसको आप ये x1, y1 बोल दोगे। इसका स्लोप मतलब एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो आपने देखा था एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है आपको, स्लोप ऑफ कर्व। इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है आपका ये, ओ से लेकर कहाँ तक ये ए तक, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ कर्व। अब कर्व का स्लोप कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये दैट इज y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट इज 10 माइनस 0, तो दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ये स्लोप आ गई। कोई पूछे ए से लेकर बी तक का स्लोप कितना, तो भाई इसका निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, और वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ अगर इस तरीके से आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में, यूनिफॉर्म मोशन में, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सीलरेशन कितना है 0 है यहाँ पर, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोई पूछे बी से सी का कितना है, तो यहाँ बी से सी तक का स्लोप निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन के लिए, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो दैट इज 20,5, और सी का कोऑर्डिनेट कितना आपका 30,0, किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, इसका स्लोप आ जाएगा। कोई पूछे सी से लेकर डी तक का है, तो सी का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज 40, माइनस 10, यहाँ कोऑर्डिनेट लेते समय नेगेटिव साइन लोगे आप, क्लियर, 40, माइनस 10, किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, क्या आ जाएगा, स्लोप निकल आएगा। तो जितनों का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन लिए क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिए क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इससे बेहतर है कि आप इस तरीके से रटो कि स्लोप अलग रटो, एक्सेलरेशन अलग रटो, तो इससे बेहतर आप उसको रट लो कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो, रेशियो हमेशा स्लोप, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है, इसलिए हमेशा क्या निकालना आपको ये, दैट इज और उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना। ये बात समझ में आ रही है।
तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि इस न्यूमेरिकल को आप क्या करो, कंप्लीट करके मुझको सेंड करो। ओके, थैंक यू।